सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें समझी थी। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करी थी, पीई, ईपीएस और साथ में रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके किसी भी स्टॉक में, ओवरऑल मार्केट में बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों की। अगर आपने सही से देखा था वो वीडियो तो बहुत सारी चीजें सीख करके आप गए होंगे। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था किस तरह से 10, 15, 20 या 1-2 रुपए वाले शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, ये किस तरह से काम करते हैं और आपको इनमें ऐसा क्या ढूंढना चाहिए कि ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। और साथ में मैंने आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। बहुत कुछ सिखाया था आप लोगों को उस वीडियो में, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो। अब आज की इस वीडियो में जो आपकी रिक्वेस्ट थी, ऑल्दो आज मैं पीसी ज्वेलर्स का वीडियो शायद अपलोड ना करता, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो इसी वजह से मैं और फर्दर इस पर आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, सो आरएसआई इस समय बुलिश है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में इसका एमएफआई एंड आरएसआई दोनों बुलिश था, लेकिन अब इसका आरएसआई बुलिश है और एमएफआई यहां से हट चुका है। अब आपका एमएसीडी सिग्नल जो है वो नेगेटिव में है, -0.6 एमएसीडी सिग्नल। जब आपका एमएसीडी 0 पर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है आपकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क आपका काफी हाई रहेगा, यानी कि बेयरिश मोमेंटम आपका बनना शुरू हो जाता है नेगेटिव एमएसीडी से। यानी अभी एमएसीडी जो आपका नेगेटिव में गया है, यहां पर स्टॉक में बेयरिश मोमेंटम बन सकता है और ज्यादा कंटिन्यू। लेकिन सिर्फ एमएसीडी सिग्नल पर हम इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें इवैल्यूएशन बढ़ाना पड़ेगा, अपना कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये दो लेवल डिस्कस करे थे। ऑल्दो पिछले 5-10 वीडियो से आप सुन ही रहे हो कि 10.20 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। यहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिली और लास्ट सेशन में ये लेवल आपका टूट जाता है और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बेस है 8.40 का है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं पीसी ज्वेलर्स के। अब ये गिरावट क्यों है, एक बार आप यहां पर आओ। आपको नजर आ रहा है कि सितंबर 2025 में आपके एफआईआईज ने अपनी एंट्री बढ़ाई थी पीसी ज्वेलर्स में 4.92% से 6.46%। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी सितंबर के डाटा में, बल्कि सितंबर में आपकी दो एंटिटीज आई हैं, मतलब कि दो एंट्रीज आपकी हुई है सितंबर में एफआईआईज की। भैया वो कैसे और कहां? अब आप इस डाटा पर देखो, जब भी आपको किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखना है, ठीक है, तो पहले उस स्टॉक का नाम सर्च करो गूगल पे, उसके आगे पोस्ट अफिक्स आप लगाओ, होल्डिंग पैटर्न और महीना आपको कौन सा चाहिए। महीना नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। ये चीज जरूर सर्च क्या करो, गूगल रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर हम यही चीज नहीं कर सकते तो किस बात का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कर ही कह रहे हैं जिंदगी में। पहली बात, 18 सितंबर को आपके एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी 7.4% से। और अगर आप जून में भी देखोगे तो जून में भी दो बार आपके एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई थी। ठीक है, जून में भी दो बार एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी थी और सितंबर 18 को 7.4% की होल्डिंग करने के बाद में आपके एफआईआईज की होल्डिंग 6.5% हो जाती है सितंबर में ही। यानी कि आपकी होल्डिंग ओवरऑल अगर हम देखें तो सितंबर में कम हुई है। अगर हम पिछले जून से कंपेयर करें तो सिर्फ 0.02% आपकी होल्डिंग बढ़ी है। भैया ये क्या गेम है? अगर हम इस पूरे गेम को समझे तो 18 सितंबर को आपकी एंट्री एग्जिट दोनों हुआ है और ये एंट्री एग्जिट हुआ है आपका इस लेवल के पास में, जो इसका टॉप हाई गया था आपका। ये सितंबर 18 का ही चार्ट है, ये वाली कैंडल सितंबर 18 की है और यहां पर आप चले गए थे लगभग 15.50 पे। और फिर आपका जैसे ही नए एफआईआईज की सेलिंग का डाटा आया, आपकी गिरावट तब से लेकर के आज की डेट तक है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये चीज और डिस्कस करी थी कि एफआईआईज में नवंबर का जब होल्डिंग पैटर्न आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गिरावट क्यों है और तेजी क्यों बनी? डेट फ्री कंपनी अपने आप को डिक्लेयर करना चाहती है फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक। मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे पिछले वीडियो के अंदर पीसी ज्वेलर्स के, कि कोई भी छोटी कंपनीज, फॉर एग्जांपल जो 10 रुपए या 15 या 20 रुपए के आसपास वाली कंपनीज है, ये जब भी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करने जाती है ना, इन शेयर्स में लंबी तेजी आती है। एंटिटीज भी आ जाती है, एफआईआईज, डीआईज, ये सब भी आते हैं, बट धीरे धीरे करके फिर गिरावट भी बढ़ी आती है।
ऑलरेडी पीसी ज्वेलर्स अगर आप इसका चार्ट देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न। अगर हम इसके ओपन रैली से स्टॉक को अभी भी देखें यहां पर, अभी भी अगर हम इसकी ओपन रैली से स्टॉक को देखें तो स्टिल ये स्टॉक 5 गुना ऊपर है, अभी भी 5 गुना अभी भी ऊपर है। यानी आपको मार्जिन चाहिए जो कि मिल सकता है आपको इस कंपनी के एक बार अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करने के बाद से। डेट फ्री एक बार अगर कंपनी अपने आप को डिक्लेयर कर देती है, जो कि एकमात्र कंपनी का सॉल्यूशन है इस स्टॉक की गिरावट में भी और प्री रैली में भी, जो आपको 2 रुपए से लेकर के लगभग 20 रुपए तक की दिखी है अभी तक स्टॉक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से कि कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दे। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में एंड के अंदर कंपनी अपने आप को अगर डेट फ्री डिक्लेयर कर देती है, डेट फ्री डिक्लेयर कर देती है कंपनी अगर अपने आप को, तो यस ये कंपनी धीरे धीरे रिवाइवल मोड पर आना शुरू करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट पीई, ईपीएस और आपका रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पिछले 6 क्वार्टर के अंदर इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। बट एक पॉइंट पिछले वीडियो के अंदर हमने और डिस्कस किया था कि कोई भी 10, 15 या 12 रुपए वाले जो स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, यहां पर आपकी एंट्रीज आने से पहले आपको सही इवैल्यूएशन आना जरूरी है। कई सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, टॉप हाई पर जाकर के हजारों लाखों क्वांटिटीज खरीद लेते हैं, बैठ जाते हैं कह करके कि भैया लॉन्ग टर्म, और यहां से 15, 20 जाएगा, 25 चला जाएगा, 30 चला जाएगा। इतनी ऑप्टिमिज्म अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को अगर एक चीज चाहिए, एक चीज की डिमांड है और वही कंपनी को ना मिले तो आप क्या करोगे। डिमांड है डेट फ्री डिक्लेयर करने की, कंपनी अगर वही नहीं कर पाई अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक, तो आप क्या करोगे। यही एग्जांपल मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। लोग बार बार 20 चला जाएगा, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कल तो एक कमेंट आया कि भैया 166 चला जाएगा, 166 चला जाएगा एक साल के अंदर अंदर। अरे भैया कहां से सीख रहे हो ये सब चीजें। वोडाफोन आइडिया को जरूरत है किस चीज की, एजीआर रिलीफ की। अब अगर एजीआर रिलीफ मिल भी जाए तो क्या वोडाफोन आइडिया आसमान छू जाएगा। एजीआर रिलीफ में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि एजीआर रिलीफ किस तरीके का मिलता है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। आपके आगे गूगल पड़ा है, रिसर्च करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ गलतियां होती हैं, हम टॉप पर एंट्री करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, अब क्या करें। उसमें समझ जब नहीं आता ना, तब बेटर यह है हम शांति से बैठे। हमारी अगर 60% तक की गिरावट भी हो चुकी है, हम शांति से बैठे और समझे कि भैया मुझे करना क्या है यहां पर, रादर देन कि हम वो 60% नुकसान बुक करके जा रहे हैं, मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया बेकार है। बेटर ये है कि वो 60% की जो गिरावट आपकी आ चुकी है ना, उतने टाइम पीरियड पर आप शांति से बैठो, धीरे धीरे करके अपना पैसा एक गुल्लक के अंदर डालो और वो जब इकट्ठा होना शुरू हो जाए, एवरेज स्लैश डाउन करो, 60% आपका पूरा कट जाएगा और आप 0% नुकसान या प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे। वहां सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी। अगर आप यही काम करते हो कि भैया सारा इन्वेस्टमेंट डाल दिया खराब मार्केट के अंदर भी और फिर दिक्कतें आ रही हैं, तो भैया फिर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। सही इवैल्यूएशन मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे 1000 रुपए का स्टॉक लो या 10 रुपए का, अगर आप इस तरह से इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हो तो बहुत दिक्कतें हैं। काफी सारे पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे, जरूर चेकआउट करना। नवंबर का होल्डिंग डाटा इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सितंबर में आपके पास 2 डाटा आए थे। अब देखना यह है कि नवंबर में आपके पास कौन सा डाटा बनता है, एफआईएस और डीआईएस का। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।